सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस यह जो टॉपिक है इसे बिल्कुल शून्य लेवल से आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो साथियों, यह जो टॉपिक है खासकर उन सभी कमज़ोर छात्र छात्राओं के लिए है जिन्हें एक्टिव पैसिव से डर लगता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लेते हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस से आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर जितने भी आपके एडवांस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट तक, उन सभी को बेहतरीन व्याख्या के साथ बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो साथियों, यहाँ आप ये मत सोचना कि सर आपने तो छात्राओं लिखा है, हमने यहाँ छात्र भी लिखा था, लेकिन थोड़ा सा स्पेस वगैरह देते समय शायद हो सकता है वो हट गया हो। ठीक है, तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस पूरे वीडियो को बिल्कुल एकाग्र होकर आपको देखना है। तो देखिए, पहला पेज ये है आपका जिसमें मैंने लिखा है वॉइसेस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वाच्य। तो साथियों, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, अगर आपसे कोई पूछे कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 2। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। यानी कि इंग्लिश में 2 प्रकार के वॉइस होते हैं, फर्स्ट एक्टिव वॉइस और सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। लेकिन अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जहां हिंदी विषय से आपसे वाच्य नाम का टॉपिक पूछा जाता है, तो वहां भी आपको इसे सीखना होगा। इंग्लिश में 2 प्रकार के वॉइस होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। लेकिन मैं बात करूं हिंदी की, किसकी बात करूं साथियों? हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कितने प्रकार के? 3। आप कहेंगे कौन कौन से? तो पहला होता है सर कर्तृवाच्य। कौन सा होता है? कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो आप कहोगे कर्ता की। यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वह कहलाता है आपका क्या? कर्तृवाच्य। अब इसे पहचानने के लिए हिंदी में जो आपकी विभक्ति दी हैं, ने विभक्ति से आप पहचान सकते हैं। जैसे राहुल ने किताब पढ़ी। किसने किताब पढ़ी? राहुल ने। तो इसमें जो कर्ता है वह अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए यह कहलाएगा आपका क्या? कर्तृवाच्य। और जो कर्तृवाच्य है उसमें किसकी प्रधानता होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए कर्ता की। ठीक है भाई। सेकंड है आपका कर्मवाच्य। कौन सा है? कर्मवाच्य। अगर मैं कर्मवाच्य की बात करूं तो आपसे पूछा जाए कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो आप कहेंगे सर कर्म की। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की, जिसे आप हिंदी के को विभक्ति से पहचान सकते हैं। हिंदी में जो को विभक्ति होती है उससे पहचान सकते हैं। जैसे मैंने राहुल को एक किताब दी, है ना, ये तो नॉर्मल है, आप पहचानोगे को किसे? तो कर्म का पता चलेगा। लेकिन मैंने कहा मैच जीता गया, अब इसमें कर्ता तो है नहीं, तो यहाँ मैच जीता गया है, तो जो कर्म है आपका मैच, उससे आप पता लगाएंगे, तो ये कहलाएगा आपका क्या? कर्मवाच्य। तीसरा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपसे पूछता है, जिसे आप कहते हैं भाववाच्य। क्या कहते हैं साथियों? भाववाच्य। अब जो भाववाच्य है इसमें भाव की प्रधानता होती है और साथ ही साथ क्रिया की प्रधानता होती है। पेपर में आपको क्या करता है, आप भाव के अकॉर्डिंग भाव की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में भाव नहीं होता है, तो इसमें किसकी प्रधानता होती है? भाव के साथ में क्रिया की। अब इसे कैसे पहचानोगे? आपने कर्तृवाच्य को ने विभक्ति से पहचाना और कर्मवाच्य को आपने को विभक्ति से पहचाना, तो ऐसे ही आप भाववाच्य को हिंदी में से और साथ में नहीं दे दे तो आप समझ जाना कि वह क्या है? भाववाच्य है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता,
राहुल से सोया नहीं जाता, तो से नहीं आ गया, क्या कहलाएगा यहाँ भाववाच्य। प्रधानता किसकी होती है, भाव के साथ साथ क्रिया की। आई होप आपको इतना सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो देखिएगा, आपका पहला जो एक्सप्लेनेशन हम देंगे वो है व्हाट इज वॉइस, यानी कि वॉइस क्या है, वाच्य क्या है। तो आप इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी कि परिभाषा, वॉइस इज रिलेटेड, यानी कि वाच्य संबंधित होता है, टू द वर्ब, यानी कि क्रिया से, यूज्ड इन अ सेंटेंस, जो वाक्य में प्रयोग की जाती है, विच शोज, यह जो क्रिया है वो दिखाती है, दैट आइदर द सब्जेक्ट डज समथिंग, या तो जो आपका कर्ता है वह कुछ करता है, और समथिंग हैपन्स ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, या फिर स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है, वही कहलाता है आपका क्या, वॉइस। जैसे वह मैच खेलता है, तो इसमें कार्य करने वाला कौन है, वह। तो यहाँ तो इस वाक्य में कर्ता ने कुछ किया है, जैसे ही प्लेज अ मैच, उसने क्या किया है, मैच खेलने का कार्य। तो ये कहलाएगा आपका क्या, एक्टिव वॉइस। जहाँ कर्ता कोई कार्य करे वह कहलाएगा एक्टिव वॉइस। दूसरा है मैच खेला जाता है। अब खेलने वाले को इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ स्वयं जो मैच वैसे ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, यानी कि कर्ता की तरह, तो ये कहलाएगा अपने आप में यहाँ सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ घटित हुआ है, इसीलिए ये कहलाया जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब ही होता है निष्क्रिय। तो मैच क्या है, निष्क्रिय है, कार्य तो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, वह कहलाता है आपका एक्टिव, यानी कि सक्रिय। यहाँ तक की बात मुझे लगता है क्लियर हुई होगी। अब आपसे कोई पूछ ही ले कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो बिल्कुल साधारण तरीके से आप उसे समझा सकते हैं, द डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क डन, यानी कि जो कार्य करने वाला है किए गए कार्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है, वही कहलाता है क्या, एक्टिव वॉइस। तो देखो यहाँ मैच खेलता है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है, वह इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने कार्य किया है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कार्य करने वाला महत्वपूर्ण होता है किए गए कार्य की अपेक्षा। अब यहाँ दिया है आपको पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या है, द वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर, यानी कि किया गया जो कार्य है करने वाले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है, वही कहलाता है पैसिव वॉइस। यानी कि पैसिव वॉइस में डूअर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन किया गया कार्य अवश्य होगा। जैसे मैच खेला जाता है, अब इसमें खेलने वाला कौन है, मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कार्य क्या किया गया है, मैच खेला गया है, तो यही कहलाएगा आपका क्या, पैसिव वॉइस। लड़के अखबार बांटते हैं, अब कार्य करने वाला कौन है, लड़के, एक्टिव वॉइस। अखबार बांटे गए, डूअर नहीं है ना, लेकिन कार्य किया गया है, यही कहलाता है आपका क्या, पैसिव वॉइस। यहाँ तक की कहानी सभी को बिल्कुल एक तरह से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करूँ, आप लोगों से कोई आपसे पूछता है कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाएं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो परिवर्तित नहीं होती हैं, तो नोट कर लें। सबसे पहले आप जो आपको सेंटेंस दिया है उसके स्ट्रक्चर को नहीं बदलोगे। सेंटेंस के किसे नहीं बदल सकते, स्ट्रक्चर को। अगर आपको असर्टिव दिया है तो असर्टिव में ही बनाना है, अगर आपको इंट्रोगेटिव में दिया है तो इंट्रोगेटिव में बनाना है, इम्परेटिव में दिया है तो इम्परेटिव में ही बनाओगे। दूसरी बात ये है कि जो वाक्य आपको दिया गया है उसका जो मीनिंग है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि अर्थ में बदलाव ना हो। वह मैच खेलता है या मैच उसके द्वारा खेला जाता है, बात तो एक ही है ना। और तीसरा क्या होता है, इसमें आपको टेंस को बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं बदलता है, टेंस। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप क्या करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रखना है। ये हो सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जनरली डू या डज है, लेकिन आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी।
तो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो नहीं बदलती हैं? आपको एक तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वह नहीं बदलना है, दूसरा मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए और तीसरा टेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर मीनिंग? जैसे मैंने आपसे कहा वह सुंदर है, तो आप क्या कहोगे? वह बदसूरत नहीं है। बात क्लियर है? जैसे मैंने कहा यह गिलास आधा भरा हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं? यह गिलास पूरा खाली नहीं है या फिर पूरा भरा हुआ नहीं है। क्लियर भाई? तो आओ बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको सब्जेक्टिव केस दिया जाए, क्या दिया जाए? सब्जेक्टिव केस, तो उसे आपको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में। जैसे कि अगर आपको आई दिया है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आप लिखोगे मी। अगर मी दिया है और उसे आपको सब्जेक्टिव केस में लेके आना है तो आप लिख दोगे आई। वी का आप अस लिख देते हैं और अस को बी में बदलोगे, और यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, और जब आप पैसिव बनाओगे तो हिम का ही लिखोगे। सी का हर हो जाएगा और हर का सी। अब इट का इट रहता है, इसकी जगह पर आप देख लो कोई भी अगर आपको नाउन दिया है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे मान के चलो मैंने अपना नाम ही लिखा हरीश, तो आप शुरुआत में भी हरीश लिखोगे, बाद में भी आप हरीश लिखोगे। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, हरीश के लिए आप प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे, यही होता है ना। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हिम का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई लड़की मान लीजिए, मान ले जैसे मैंने लिख दिया यहाँ सुधा, तो इस सुधा के लिए आपको सुधा ही रखना है, इसके लिए हर या सी का प्रयोग नहीं करना है। दे का दैम हो जाएगा और दैम का दे। जो चीज़ें हैं बिल्कुल एक नोट्स बनाइएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक्टिव पैसिव में मैं कोई भी समस्या आने नहीं दूंगा। आगे देखिएगा, पहले हमें चीज़ों को बनाना आना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने जिस तरह से पढ़ा है हम उससे नहीं पढ़ेंगे। पहले हमें वर्ब को समझना होगा। इसकी डेफिनेशन आप सभी लोग जानते होंगे लगभग, है ना। अ वर्ड विच इंडिकेट्स या शोस एन एक्शन, है ना, या ऑनरशिप जैसे आप पोजीशन कह देते हैं, या फिर मैं बात करूं स्टेट इज कॉल्ड अ वर्ब। लेकिन मैं यहाँ एक्शन वर्ब के बारे में बात करूंगा पहले। तो जो पैसिव वॉइस बनेगा आपका वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा, जिसे आप कहते हैं सकर्मक क्रिया। किसका बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब का, यानी कि सकर्मक क्रिया का। सकर्मक क्रिया भी आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मोनो, जिसका एक ही ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी होती है डाई, जिसके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। और तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब इनके भी पैसिव वॉइस कब बनेंगे? जब आपको व्हाट का यानी क्या का रिप्लाई मिलेगा या फिर हुम का रिप्लाई मिलेगा। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो जर्नली ऑब्जेक्ट के बिना अर्थ देने में अधूरी रहती हैं। जैसे मैं खाता हूँ, अब बताओ इसका पूरा अर्थ है, आप कहेंगे नहीं सर, तो क्या होना चाहिए? मैं खाना खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ, तो आप कहोगे सर खाना। तो यहाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप क्या या किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं किसे या किसको की भी आवश्यकता होगी। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी वर्ब है जिसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो आपका आंसर होगा ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब का भी कब? जब हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई मिलेगा तब। ठीक है, जैसे कोई लिख दे वह बहुत अच्छा लिखता है, ही राइट्स वेरी वेल। अब ये थोड़ी है कि हम वेरी वेल से बना दें, वह कैसे लिखता है, तो आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से। और जो कैसे का रिप्लाई है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। तो इसी वजह से राइट्स तो अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस आप नहीं बनाओगे। मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट करते रहना है आपको, नहीं है ना। चलिए तो आगे। अब बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। और इंट्रांजिटिव जो वर्ब हैं इनके रिप्लाई में आप क्वेश्चन करोगे कैसे, तो जो आपको उत्तर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। वेयर, इसका हिंदी मीन्स आपको निकालना है तो कहाँ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। व्हेन की बात करें तो कब,
ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आप कहेंगे सर हम तो अभी बेसिक लर्नर हैं और तुम ये क्या बता रहे हो, तो आप कुछ ऐसी इंट्राइटिव वर्ब है, इन्हें याद रख सकते हैं, जैसे कम, गो, स्माइल, ब्लो, डांस, है ना, वर्शिप, बीप, क्राई, स्विम, रन, वॉक, स्लीप, है ना, एसेट्रा। अब जो अकर्मक क्रिया हैं वो बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी अपना पूरा अर्थ देने में समर्थ होती हैं। जैसे मैं दौड़ता हूँ, अब यहाँ आपको क्या लगाएं तो आंसर नहीं मिलेगा, किसे लगाएं तब भी आंसर नहीं मिलेगा। मैं वहाँ जाता हूँ, है ना, मैं कहाँ जाता हूँ वहाँ, तो कहाँ का रिप्लाई है तो क्या कहलाएगी ये भी इंट्राइटिव वर्ब। तो इनके पैसे वॉइस नहीं बनेंगे। तो आप कहेंगे सर किसके बनेंगे, केवल और केवल ट्राइटिव वर्ब के, वो भी कब, जब हमें वॉट और हुम का रिप्लाई मिलेगा। इंट्राइटिव वर्ब के हम पैसे वॉइस नहीं बनाएंगे। लाफ के साथ अगर एट दे दे तो आप बना लोगे, ठीक है। और यहाँ फ्लाई की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, फ्लाई की। अगर जैसे मैं पतंग उड़ाता हूँ, मैं क्या उड़ाता हूँ, पतंग, तो साथियों ये कहलाएगी ट्राइटिव वर्ब। मैंने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, तो ये अपने आप में कार्य करेगी वहाँ क्या, आप कहोगे सर इंट्राइटिव वर्ब की तरह, ठीक है। सारी चीज़ें सीख जाओगे, डजंट मैटर। आइए तो अब जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं साथियों, इनके पैसे वर्ब्स नहीं बनते हैं। जैसे कि बी वर्ब हो गई, एज एम आर, वॉज वर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ बी, बीइंग सब लिख दिया है मैंने, है ना। उसके बाद बिकम हुआ, सेम हुआ, एपियर हुआ, लुक हुआ, रिजेंबल हुआ, इनके पैसे वॉइस नहीं बनेंगे। पोजीशन शो करने वाली वर्ब हैं, जैसे हैज है, हैव है, हैड है, बिलोंग है, एसेट्रा, इनके भी पैसे वॉइस नहीं बनेंगे। डिटेल्ड जानकारी मिल रही है कि नहीं, एक बार कमेंट में बताएं, यस सर या नो सर, ठीक है। तो देखिए भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम शुरू करेंगे। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में पता होना चाहिए। हिंदी तो जानते होंगे, लिख के दिखाओ जरा मुझे। यानी जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, है ना, वह कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस आपको देखने को मिलेगी, किसमें, क्रिया में। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, अब ऑब्जेक्ट एक होगा या एक से ज़्यादा, और अदर वर्ड, ठीक है। इस प्रकार का अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है जिसमें हमें B1 या B5 दी है, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस वाली फॉर्म, तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को ज़रूरत है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है एज एम आर। तो सबसे पहले यहाँ जो आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को लिखना होगा, लेकिन ध्यान रखें किसमें, सब्जेक्टिव केस में। जैसे मैंने आपसे कहा मी दिया आपको, तो मी को आप लिख कर ले जाएंगे किसमें, आई में, और आई है तो आई के साथ आप लगाओगे एम। अगर कोई सिंगुलर नाउन है जैसे कि हिम है या हर है, या ऐसे नाउन जिनमें एस नहीं लगा है, जैसे कि प्यूपल को छोड़कर, या फिर किसी भी एडजेक्टिव से पहले दा लगा हुआ है उसे छोड़कर, जैसे द पुअर, तो ये तो प्लूरल हो जाएगा गरीब लोग, तो उनके साथ आप एज का प्रयोग करेंगे। और जो प्लूरल हैं जैसे कि यू है, दे है, वी है, या ऐसे नाउन जिनमें एस लगा हुआ है जैसे बॉयज़, लेकिन चिल्ड्रन को ध्यान रखेंगे ये प्लूरल होता है, एमीएन ये भी प्लूरल होता है, और वुमेन ये भी प्लूरल होता है, तो उनके साथ आप आर लगाओगे। तो क्या सीखे सर आप, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, सिंगुलर है तो एज का प्रयोग करेंगे, आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार, इस ऑब्जेक्ट को जो हमने सब्जेक्ट बनाया है, इस वाले से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लिखोगे, और जो अदर वर्ड हैं उन्हें हम अंदर लिखेंगे, और यहाँ मैं बाई वाले की बात करूँगा प्रीपोजिशन की, और उसके बाद आप सब्जेक्ट को लिख देंगे एज अ ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आपको आई दिया है तो आप मी लिख देंगे, सी दिया है तो आप हर लिख दोगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो आइए बनाते हैं कुछ सेंटेंसेज। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो पहचान लो, आप कहेंगे सर एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ क्रिकेट, अब क्रिकेट सिंगुलर है आपका, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज। अब आपको प्ले का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये होता है प्लेड।
उसके बाद आप लिख देंगे वाई, यही करना है ना। और ही का ऑब्जेक्टिव केस अभी आपने पढ़ा, क्या लिख दोगे, हिम। वह क्रिकेट खेलता है, पैसिव क्या होगा, क्रिकेट उसके द्वारा खेली जाती है। किसी को कोई दिक्कत है तो सर बताओ एक बार कमेंट करके, नहीं है ना, नीचे वाला बनाओ। ये क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं आपकी परीक्षाओं में। सी हेल्प्स द पुअर, यानी कि वह गरीब लोगों की मदद करती है। यह ध्यान रखना, किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आपको डेफिनेट आर्टिकल द देखने को मिल जाए तो यह उस पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके साथ में आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ठीक है, जैसे द पुअर, जितने भी इस संसार में गरीब लोग हैं उन सभी की बात कर रहा है। द इंटेलिजेंट, सभी होशियार लोगों की बात कर रहा है। द रिच, सभी धनी लोगों की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द पुअर। अब ये प्लूरल है तो आपको क्या लिखना होगा, आप कहेंगे सर आर। ठीक है, थर्ड फॉर्म हेल्प का आप सभी लोग जानते हैं, तो हम लिख देंगे हेल्प्ड, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। यहाँ बाय की जगह पर टू भी बताया जाएगा, व्हेन भी बताया जाएगा, है ना, एट भी बताया जाएगा, विद भी बताया जाएगा, बस जुड़े रहें। और सी का क्या लिख दोगे, हर। ठीक है भैया। अब देखो अगला सेंटेंस, यू टीच मी इंग्लिश। तो टीच फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, तुम किसे पढ़ाते हो तो आप कहोगे मुझे, और तुम मुझे क्या पढ़ाते हो तो क्या का रिप्लाई है तो आप कहोगे इंग्लिश। ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो मी से बनाओगे सबसे पहले तो आप लिखेंगे मी का आई के साथ हो जाएगा एम। थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये हो जाता है टॉट। ठीक है भाई, और इंग्लिश को आप अंदर ले लेंगे, इंग्लिश। उसके बाद आप लिखोगे वाई, और यू का आपको पता ही है तो क्या हो जाता है यू। ठीक है, आई एम टॉट इंग्लिश बाय यू। आप कहेंगे सर इंग्लिश भी थी तो बना सकते हैं, जी बिल्कुल, मना किसने किया है, बनाओ। सबसे पहले आप लिखेंगे इंग्लिश, अब ये सिंगुलर है तो आप लिख देंगे इज। थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका टॉट। अब एक बात ध्यान रखें, ये मी है, हिम है, रवि है, जितने भी लिविंग आपके ऑब्जेक्ट हैं, जब भी उन्हें आप लिखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तो आपको प्रीपोजिशन टू के बाद लिखना होगा, टू मी। ठीक है, टू मी। अब लिख देंगे आप बाय यू। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। सबसे पहले आपने इंग्लिश को लिखा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या लिखा आपने, इज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका टॉट। अभी आपका लिविंग है यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में अपनी तरफ से आपको प्रीपोजिशन टू लगाना होगा, तब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंदर लिखेंगे। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब अंदर लिखेंगे तो उससे पहले टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। और बाय यू, तो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हो और इंग्लिश तुम्हारे द्वारा मुझे पढ़ाई जाती है। क्लियर। ठीक है, एक सेंटेंस आप कमेंट में सेंड करो, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। दे कॉल अस, दे कॉल अस, यानी कि वे हमें पुकारते हैं, तो आप क्या कहोगे, हमें उनके द्वारा पुकारा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड देखिए, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव में आपको डू और डज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डू या डज। कॉन्सेप्ट भी लिख लें, जहाँ हमें डू या डज देखने को मिले, ऑब्जेक्ट जिसे आप सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अनुसार डू या डज की जगह पर ही हमें एज एम आर का प्रयोग कर देना है। खत्म। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय। तो ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाएंगे, सबसे पहले डू या डज की जगह पर वही एज एम आर का प्रयोग करना है, और डू या डज को हटा देंगे। नॉट जहाँ लिखा है वो वहीं लिखा रहेगा, और जो B1 है उसे अब आप थर्ड फॉर्म में ले जाओगे। उसके बाद अदर वर्ड अंदर ही लेने हैं आपको, बाई के बाद आप सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया है आपको, ही डज नॉट बीट मी, वह मुझे नहीं पीटता है। अभी तुम्हें कोई हाथ तो लगाए, तुम्हारा भाई है ना यहाँ, तो यानी कि वह मुझे पीटता है। तो देखें आप डज नॉट आपको दिया है, तो आप क्या कहोगे, यानी कि मैं उसके द्वारा नहीं पीटा जाता हूँ। तो मी को लिखो सबसे पहले आप, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। अब डज को हटाओगे तो आई के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे एम। आगे क्या लिख दोगे आप, नॉट। ठीक है भाई। अब यहाँ बीट की थर्ड फॉर्म लिख दो आप, तो बीटन, और आगे आप प्रीपोजिशन लगाओगे वाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस आप क्या लिख देंगे, हिम। ठीक है भैया, यानी कि ही डज नॉट बीट मी, वह मुझे नहीं पीटता है। आई एम नॉट बीटन बाय हिम, मैं उसके द्वारा पीटा नहीं
जाता हूँ। क्लियर है? अगला देखिए, दे डू नॉट राइट सच लेटर्स, वे ऐसे पत्र नहीं लिखते हैं। तो आप क्या कहोगे? ऐसे पत्र उसके द्वारा नहीं लिखे जाते हैं। तो सच लेटर्स ये ऑब्जेक्टिव केस है आपका, इसी को सब्जेक्ट बनाओगे आप, सच लेटर्स। आगे आप लिख देंगे डू की जगह पर आर, क्योंकि ये लेटर्स प्लूरल है, ठीक है। आगे आप लिख देंगे नॉट, और राइट का थर्ड फॉर्म आपको लिखना होगा रिटर्न। एयरफोर्स में ये मिस स्पेल्ड में दिया था, डबल टी होता है, ये ध्यान रखोगे। आगे लिख देंगे वाई, और दे का क्या हो जाएगा? दे। ठीक है भाई, बिल्कुल टाइम लेंगे, लेकिन आज सिखाकर मानेंगे आपको। आगे है आई डोंट हेट द पुअर, मैं गरीब लोगों से घृणा नहीं करता हूँ। तो साथियों क्या कहोगे? गरीब लोगों को मेरे द्वारा घृणित नहीं किया जाता है। बना दो फटाफट से मेरे छोटे भाई, लगाओ फटाफट। तो आप कहेंगे सबसे पहले सर हम लिखेंगे द पुअर। अब पुअर को अभी बताया आपने प्लूरल है, तो क्या लपेट देंगे आप? आर, ठीक है। नॉट का नॉट रहेगा, थर्ड फॉर्म आप जानते हैं हेटेड, ठीक है भाई। और आगे लिख देंगे वाई में, ठीक है। डू और डाई हटाते रहेंगे, ये आपको कर लेना है, ठीक है भाई। यहाँ आपको इसका एक सिनोनिम्स और बता दूँ, आपके काम आएगा। यानी कि हेट हो गया आपका, हेट के साथ साथ मैं बात करूँ डिसलाइक हो गया आपका, ठीक है, डिसलाइक हो गया, एबहॉर हो गया आपका, और डिस्पाइज हो गया। ये सिनोनिम्स होते हैं। आप कहोगे डिसलाइक और अनलाइक में क्या अंतर है? कि सर डिसलाइक और अनलाइक में क्या अंतर है? तुम वीडियो को डिसलाइक कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सिखा के मानूंगा तुम्हें। तो डिसलाइक अपने आप में वर्ब होती है, यानी कि क्रिया, और अनलाइक अपने आप में होता है प्रेप, यानी कि प्रपोजिशन। इसका मतलब होता है नापसंद करना क्रिया का, इसका मतलब होता है की तरह नहीं। ठीक है भाई, तुम तो मेरी तरह हो। आगे देखो क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो। तो डू या डज आपको आगे देखने को मिलेगा, और बाकी की चीज़ आपको पता ही है। तो डू या डज की जगह पे आपको क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को जैसे आप सब्जेक्टिव केस में लिख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग AJMR में बदल दोगे। जैसे डू यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या आप एक मधुर गीत गाते हो? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल गाते हैं, गा के सुना है। कौन सा? जिम्मी 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 आजा आजा आजा, है ना। तो यहाँ देखा जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्वीट सॉन्ग। तो आप क्या करोगे? यहाँ डू की जगह पर अ स्वीट सॉन्ग की वजह से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इज। उसके बाद आप लिख देंगे अ स्वीट सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इसी के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया क्या? इज, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका संग। आगे आप लिख दोगे वाई, और यू का आपको पता ही है, क्या लिख दोगे? यू, और यहाँ लगाओगे क्या? क्वेश्चन मार्क, ठीक है भैया। क्या एक मधुर गीत आपके द्वारा गाया जाता है? बिल्कुल गाते हैं, तगड़े लेवल पे है भाई। आगे देखो डज ही ओपन द डोर, क्या वह दरवाजा खोलता है? तो आप क्या कहोगे? क्या दरवाजे को उसके द्वारा खोला जाता है? दरवाजा सिंगुलर है, आप लिख देंगे इज। उसके बाद आप लिखेंगे द डोर। उसके बाद थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे ओपनड। आगे आप लिखेंगे वाई, ही का हो जाएगा क्या? हिम। कोई दिक्कत है तो बताओ। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो एक क्वेश्चन बनाओ ना आप। डज द प्योन रिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजाता है? पैसिव क्या होगा? क्या घंटी चपरासी के द्वारा बजाई जाती है? इज द बेल रंग RUNG बाय द प्योन, ठीक है। मिलाते रहना। अब देखो ओपन एंडेड, यहाँ मैं टाइम लूंगा पूरी, और बिल्कुल आपको आराम से सिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। कहते हैं ना लर्न टुडे एंड लीड टुमारो, आज सीखो और कल आप आगे बढ़ जाओगे। तो अगर आपको ओपन एंडेड में हु एज अ सब्जेक्टिव केस में देखने को मिले, तो इसके बाद आपको क्रिया की एस या ES वाली फॉर्म देखने को मिलेगी, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है भाई। ये अपने आप में क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको हु का करना क्या है? शुरुआत में आप बाय लगाएंगे, और हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है होम, तो शुरुआत में आप लिख देंगे बाय होम। अब आपको यहाँ ऑब्जेक्ट को देखना है। किसे देखना है? इस ऑब्जेक्ट को जैसे आप सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप AJMR का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, और आगे आप लिख देंगे अदर वर्ड। बात समझ में नहीं आई? हु का सबसे पहले आप लिख दो बाय होम, मामला खत्म। अब ऑब्जेक्ट जिससे आप सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है AJMR। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखना है आपको, और जो क्रिया दी गई है उसे थर्ड फॉर्म में लिख देंगे,
और अदर वर्ड को आप एज इट एज लिखोगे। जैसे हु टीच यू साइंस, आपको विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो आप क्या कहोगे, आपको विज्ञान किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, तो हु को सबसे पहले ले आएंगे आप बाय होम में, बाय होम, ठीक है। और यहाँ आप यू से बनाओगे तो यू के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा आर, और यू का रहेगा यू, टीच की थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे टॉट, क्या लिख दोगे, टॉट, और आगे बचा ही क्या, तो आप कहेंगे सर साइंस। बन गया कि नहीं बताओ। बाय हुम आर यू टॉट, बाय हुम आर यू टॉट साइंस, यानी कि आपको साइंस किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। आप कहेंगे सर हम तो साइंस से बनाएंगे, अरे बनाओ ना, सरकार किसने मना किया है, तो बाय होम, और साइंस सिंगुलर है तो आप लिख देंगे इज साइंस, थर्ड फॉर्म लिख दो टॉट। अब पीछे वाली बात याद है ना कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे तो प्रीपोजिशन टू लगाना होगा, टू, और फिर लिख देंगे आप यू। क्लियर है भैया। अब यहाँ जो साइंस शब्द आपने देखा, इसमें कोई रूट आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, रूट, तो आप क्या कहोगे, साई। इसका मतलब होता है टू नो, किसी चीज़ को जानना। क्या होता है, टू नो, किसी चीज़ को जानना। ENCE ये आपका सफिक्स होता है, और अगर किसी भी नाउन के अंत में ENCE हो, किसी भी वर्ड के अंत में ENCE हो, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है दादाओ, नाउन। दादा बड़े बूढ़े नहीं, बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ा भाई का है मैंने आपसे, ठीक है। तो ये बनाओ, हु लर्न्स अ पोयम, एक कविता कौन याद करता है, तो हु का आप लिख देंगे वाई होम। अब देखो पोयम सिंगुलर है तो आप लिखेंगे इज, आगे आप लिख देंगे अ पोएम, थर्ड फॉर्म लिख दो लर्नट, लर्न की क्या हो जाएगी, लर्नट, ठीक है भैया। कविता कौन याद करता है और कविता किसके द्वारा याद की जाती है, तुम तो याद नहीं कर रहे हो ना कविता को, कहीं हिचकी आ रही हो। आगे देखिए, हु एब्यूज मी, मुझे कौन गाली देता है, आप में से तो नहीं है कोई, तो यानी कि मुझे किसके द्वारा गाली दी जाती है, तो बाय होम, और मी के अकॉर्डिंग आप क्या लिख देंगे, आप कहेंगे सर एम, और मी का आई, और थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, ठीक है भाई। बताओ पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको WH वर्ड में कि नहीं, यस या नो। हु प्लेज क्रिकेट, बनाओ फटाफट से। सेकंड देखो, बॉट को अच्छे तरीके से समझेंगे आप, बॉट ऑब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है, ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, हम सर पढ़ना चाहते हैं, तो क्या का रिप्लाई दिया ना, वही कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो व्हाट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज देखने को मिलेगा, फिर सब्जेक्ट होगा बेस फॉर्म, यहाँ अदर वर्ड होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्या नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं तो वो कहलाता है रिथोरोटिकल एरर। क्या कहलाता है, रिथोरोटिकल एरर। जैसे मैंने कहा तुम क्या एक किताब चाहते हो, या तुम एक किताब क्या चाहते हो, तो आप कहोगे सर ये क्या सेंस है, तो आप क्या कहोगे, तुम क्या चाहते हो, तो उसका उत्तर होगा मैं एक किताब चाहता हूँ। तो यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है कौन, वॉट। किसकी तरह कार्य करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। लिख लो वॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप लिखेंगे वॉट, वॉट सिंगुलर ही है तो आपको एजी लगाना है। उसके बाद जो वर्ब दी गई है उसे थर्ड फॉर्म में लिख दें, अदर वर्ड को अंदर ले आए, और वो तो पीछे पता है आपको, बाई के बाद सब्जेक्टिव केस, डू और डज को क्या करेंगे, हटा देंगे, उसी के स्थान पर तो पढ़ा है हमने क्या, एज एम आर। तो बनाओ व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो आप क्या कहोगे, आपके द्वारा क्या चाहा जाता है, हम तो तुम्हें चाहते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे व्हाट, और सिंगुलर ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो इज, थर्ड फॉर्म लिख दो वांटेड, वाई यू। डू को क्या किया, अरे उड़ा दिया हमने ऐसे ही, व्हाट इज वांटेड बाय यू। अगला सेंटेंस, व्हाट डज शी डू हियर, वह यहाँ क्या करती है, ऐसा पढ़ते हैं और क्या करते हैं। अब क्या कहोगे, उसके यानी कि उसके द्वारा यहाँ किया किया जाता है। तो सबसे पहले बॉट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो बॉट लिखोगे आप, ठीक है भैया। अब बॉट के अकॉर्डिंग आप एज लिख देंगे, डज को आप हटा देंगे, थर्ड फॉर्म लिखो डन, और आगे लिख देंगे आप हियर, और पता ही आपको वाई और सी का हो जाएगा हर, ठीक है भाई। अब एक बच्चे ने कभी सेंटेंस पूछा था, बच्चा क्या हमसे बड़ा ही है लगभग यार, मैंने कह दिया मजाक में, ठीक है, आप भी बड़े ही हो, कि कार्य हुआ और होता ही चला गया, मैंने कह दिया द वर्क वॉज डन डना डन डन डना डन डन।
ऐसे तुम लगे रहो डन डना डन कमेंट करने। बताओ इसका आंसर क्या होगा। व्हाट डू दे रीड, वे क्या पढ़ते हैं, तो आप क्या कहोगे, उनके द्वारा क्या पढ़ा जाता है। अब देखो यहाँ, ये देखो आप मजाक में ले रहे हो चीज़ों को, ये देखो कैसे कैसे पूछा गया है हाई लेवल पे, और ये कॉन्सेप्ट बहुत कम छात्रों को पता होता है। अरे पता तो होता है पर बताते नहीं है, तुम्हें भी पता है। अगर बॉट आपका एज सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, किसकी तरह दादा, ऑब्जेक्ट की तरह, ये करेगा सब्जेक्ट की तरह। आप कहेंगे सर पगलू तो नहीं हो गए हो, पगला तो नहीं गए हो, मैं कहूँगा नहीं बिल्कुल भी। क्यों, बॉट जब सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो इसका हिंदी मीन्स निकलेगा कौन सी बात या कौन सी वस्तु, कौन सी बात या वस्तु। ठीक है भाई, कौन सी बात या वस्तु, बात समझ में आई। जैसे तुम्हें कौन सी बात परेशान करती है, आप कहोगे एक्टिव पैसिव, भाई धत्तेरे की हटाए से नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो व्हाट जब आपका सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो इसके बाद आपको B5 देखने को मिलेगा, यानी कि S या ES वाली फॉर्म। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होंगे। यह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो आपको इस वर्ब के अकॉर्डिंग ही प्रपोजिशन लगाना। अभी तो मैं बाई वाली पढ़ा रहा हूँ तो शुरुआत में ही आप बाई लगाओगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, आप कहेंगे सर बॉट। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट दिया है इसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है एज-एम-आर, और जो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा था तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर था तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या लगा रहे थे, केवल एज। ठीक है, यहाँ बाई बॉट ये तो बन गया ऑब्जेक्टिव केस। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा एज-एम-आर। ये जो ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे सब्जेक्टिव केस में थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। आप चाहो तो बाई को लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट यहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। आओ, अरे हड्डी तू यार, देखो बनाओ ये यार, ये परेशान करो रे लाला, जा एत ले जा एत ले। ठीक है, अब देखो तुम मारो खेल। क्या कहता है आपसे, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यानी कि आपको कौन सी बात खुश करती है, माय डियर मेरी प्रिय। प्रिय, प्रिया भी तो हो सकता है यार, ऐसे क्यों। तो देखो 2025 में पूछा है आपसे, तो व्हाट के बाद वर्ब आई है, खासकर मैन वर्ब, समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये बॉट सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ बॉट के बाद में अगर आपको डू या डई देखने को मिले, समझ जाओ ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है बॉट, इतना सा ध्यान रखना है। बॉट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आई है, आप समझ जाओ बॉट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। बॉट के बाद मैन वर्ब आई है, तुरंत समझ जाओ ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। खत्म कहानी, हटाओ। तो बनाओ इसे। सबसे पहले आप कहेंगे सर वाई बॉट, क्या लिखना होगा हमें, वाई बॉट। अब यू के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा आर, क्या लिखेंगे दादा, आप कहेंगे सर आर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, यू तो लिखा ही नहीं दादा तुमने, क्योंकि सबसे पहले आपने लिखा बाई बॉट, अब यू के अकॉर्डिंग आर, फिर यू, थर्ड फॉर्म लिख दो मेड। मेड में लिख दी हम पगलू लिख दे मैं। ठीक है, कॉमा लगा के लिख दो माय डियर, माय डियर। ठीक है, तो बाय वॉट आर यू मेड माय डियर, हैप्पी तो रह गया यार, मेड के बाद हैप्पी तो रह गया, हैप्पी तो रह गया, ये तो लिखना था आपको। वाई वॉट आर यू मेड हैप्पी माई डियर, यानी कि हे मेरी प्रिय तुम्हें कौन सी बात इतना पसंद या खुश करती है। ठीक है, वॉट ट्रबल्स यू सो मच, बनाओ इसे भी। देखो वॉट के बाद में आपको क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर B5 दिया है, यानी मैन वर्ब। तो शुरुआत में हमें लिख देना होगा बाय वॉट। हिंदी की बात कर रहे हैं, आपको कौन सी वस्तु या चीज़ इतना परेशान करती है, तो आप क्या कहोगे बाई वॉट, फिर यू के अकॉर्डिंग आप ले लेंगे आर, यू ले लोगे, थर्ड फॉर्म लिख दो ट्रबल्ड, क्या लिख दो, ट्रबल्ड, और आगे लिखते हैं सो मच, सो मच। पीछे वाले का तो हमें कोई रगड़ा ही नहीं रखना है। तो इस प्रकार से आप इस एडवांस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। पूछे गए क्वेश्चन हैं, जैसे बॉट प्लीज यू, बताना नहीं चाह रहा था मैं आपको, बॉट प्लीज यू, आपको कौन सी बात प्रसन्न करती है, तो यहाँ प्लीज के साथ विद रहेगा, तो विद बॉट आर यू प्लीज। ठीक है, विद हो जाता है प्लीज के साथ, आगे बताऊंगा मैं आपको, प्लीज एडवर्ब भी होती है वो भी बताऊंगा। आगे देखो विच एक आप जानते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, तो इसके बाद नाउन कंपलसरी होगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका डू या डज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, इसी में टाइम लगेगा। सब्जेक्ट होगा आपके पास, बेस फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। नेगेटिव होगा तो आप समझ जाना, नॉट जहाँ लिखा है वहीं लिखा रहेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ बिच के बाद ही जो नाउन लिखा है यही ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, तो इसे आपको एज इट एज लिख देना है। अब यहाँ ये सिंगुलर ही नाउन होगा जनरली, क्योंकि ये सिलेक्शन की भी बात करता है बिच, किसकी बात करता है, सिलेक्शन की। तो यहाँ आपको एजी लिखना होगा, उसके बाद जो डू डज है उसे हटा ही देंगे, क्योंकि उसी के स्थान पर हमें एजामार का प्रयोग करना है।
और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे थर्ड फॉर्म में लिख देंगे अदर वर्ड और बाई के साथ में सब्जेक्ट। क्या लिख दोगे? बाई के साथ में सब्जेक्ट। जैसे विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी किताब चाहते हो। तो देखिए बुक अपने आप में नाउन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तुम क्या चाहते हो तो आप कहोगे किताब, यही है ना। अब कौन सी वो आप बताओगे, हरी, गुलाबी, पीली। तो विच बुक शुरुआत में लिखा, बुक सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो इज, वांट की थर्ड फॉर्म लिख दो वांटेड, वांटेड। आगे आप लिख दोगे वाई, आगे हो जाएगा यू। खत्म। विच बुक इज वांटेड बाय यू। बनाओ आगे। विच पोयम डज सी लर्न, वह कौन सी कविता याद करती है। तो आप क्या कहोगे, कौन सी कविता उसके द्वारा याद की जाती है। यार कविता का बड़ा रट्टा है लालाओ, अरे छोराओ। विच पोयम इज थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका लर्न, विच पोयम इज लर्न टू, बोलो आगे, वाई और सी का क्या हो जाएगा हर। खत्म कहानी। अब देखो वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। अगर मैं वाई की बात करूँ एडवर्ब ऑफ रीजन, वेयर की बात करूँ एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हेन की बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम, हाउ की बात करें एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद डू या डज ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, P1 और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होना चाहिए दादा, इसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव का तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ ये चारों WH वर्ड हैं वहीं लिख देंगे शुरुआत में। और जो आपका ऑब्जेक्ट है जैसे आप सब्जेक्ट बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग डू या डज की जगह पर आप कहोगे सर चुटकियों में एज एम आर। ठीक है, जो वर्ब दी गई है थर्ड फॉर्म में बदल दोगे और बाई के बाद तो हमें पता ही है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में पलट देते हैं। जल्ले भैया मैनू पलट दो। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो। अरे वही मैदान है अपना फुटाना। तो वेयर आ जाए तो वेयर यहीं लिखा रहेगा, सिंपल क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव से बन जाएगा, क्रिकेट है तो इसीलिए डू की जगह पर आप लिख देंगे एज और क्रिकेट का क्या रहेगा क्रिकेट। लिख दो आगे थर्ड फॉर्म प्लेड और उसके बाद तो पता ही है वाई और यू का क्या हो जाएगा यू। क्रिकेट आपके द्वारा कहाँ खेली जाती है, अबे सर वहीं गली मोहल्ले में पड़ोसन बॉलर रख लेते हैं। ये बनाओ आप, ठीक है। आगे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब टाइम नहीं लगेगा आपका, है ना, बिल्कुल आराम से चले जाओगे। तो आपको यहाँ AJMR देगा और AJMR के साथ में क्या देगा ING फॉर्म। तो डू या डज की जगह पर आप क्या लिख रहे थे AJMR। अब आपको AJMR की जगह पर AJMR ही लिखना है बस, किसके अकॉर्डिंग, जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे। बस एक छोटी सी बात आप बांध लेना अपने पल्ले में, क्या कि जो ING दी है इसे बीइंग लिखेंगे और बीइंग और थर्ड फॉर्म एक साथ रहेगा, बाकी का जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। क्या कहा सर आपने कि हम AJMR का AJMR ही रखेंगे, बस ING फॉर्म को किस में लेके चले जाएंगे बीइंग में, और बीइंग और थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन रखना है, दोनों के अंदर में ना कोई आए ना दोनों को अलग करना है। ठीक है, दूर है मगर जुदा नहीं। ठीक है भाई, खफा है लेकिन, और आगे क्या है बताओ। तो देखो सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, वह अपने पिता को एक पत्र लिख रही है। कैसे बनाना है, अब देखो ये टू प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका यहाँ से ना बनाए, अगर इससे बना दोगे तो गलत हो जाएगा, पूरी हमारी मेहनत बेकार। तो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस दिया वहाँ से नहीं बनाओगे। तो आप कहेंगे सर कहाँ से बना दें, आ लेटर से बिल्कुल बनाए भाई लाला, आ लेटर। सिंगुलर है तो एज लिख दो, ठीक है, क्योंकि लेटर के अकॉर्डिंग एज हो जाएगा, एज का एज ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ING को आप लेकर चले जाओगे बीइंग में। थर्ड फॉर्म अभी बताई थी मैंने आपको क्या, रिटर्न। बाकी बाद क्या लिखा है टू हर फादर, लिखो टू हर फादर और आगे पता ही है वाई और सी का क्या हो जाएगा हर। ठीक है, अ लेटर इज बीइंग रिटन टू हर फादर वाई हर, यानी कि एक पत्र उसके द्वारा अपने पिता को लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। आई एम वॉचिंग द TV, देखो एम के साथ ING फॉर्म, तो सबसे पहले लिख दो द TV। सिंगुलर है तो एज हो जाएगा, एम हट जाएगा आपका। ING को पता ही है किस में पलट देना है, बीइंग में। आगे लिख दो थर्ड फॉर्म वॉच्ड और बाय, आई का पता ही है आपको मी। ठीक है, ये बनाओ। यू आर ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी पी रहे हो, तो आप क्या कहोगे पानी तुम्हारे द्वारा पिया जा रहा है। वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय यू, मिला लेना आप। नेगेटिव ये बनाई लोगे, जहाँ नॉट लिखा है वो नॉट वहीं लिखा रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है बीइंग और थर्ड फॉर्म। रवि इज नॉट ईटिंग दी एग्स, रवि अंडे नहीं खा रहा है, तो आप क्या कहोगे अंडे रवि के द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं। तो द एक्स प्लूरल है तो आर, आगे आप लिख देंगे नॉट, ING आपका चला जाएगा किस में बीइंग में, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका क्या ईटन, और आगे लिख देंगे वाई रवि। ठीक है भैया, द एक्स आर नॉट बीइंग
ईटन बाय रवि। देखो यहाँ आर के बाद यानी कि इज के बाद नॉट है, तो यहाँ आर के बाद नॉट हो जाएगा। ये एडवर्ब है आपका नेगेटिव। ये बाकी के बना लेना आप लोग पीछे के नियम से, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, यहाँ आपको हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आपने देखा आईएनजी के साथ आपने क्या किया था पैसिव में, थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग। यहाँ थर्ड फॉर्म से पहले आपको बीन का प्रयोग करना है। क्या को प्रयोग करेंगे दादा, बीन को, ठीक है। कब हैज हैव हैड हो तो देखिए ही हैज स्टोलन माई बुक, वह मेरी किताब चुरा चुका है। तो आप क्या कहोगे, मेरी किताब उसके द्वारा चुराई जा चुकी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माई बुक, और सिंगुलर है तो आप लिख देंगे हैज, नॉट होता तो नॉट लिख देते, लेकिन आपने थर्ड फॉर्म से पहले पढ़ा है किसका, बीन। थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी स्टोलन बाय, और ही का आप जानते हैं हिम। तो माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हिम। क्या करना है आपको, थर्ड फॉर्म से पहले बीन का प्रयोग करना है। किस केस में, हैज हैव हैड वाले में, और आईएनजी वाले में थर्ड फॉर्म से पहले बीन। ध्यान से सुन लो काम में, ठीक है। दे हैव वॉन द मैच, वे मैच जीत चुके हैं। तो आप देखें हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो आप कह रहे होंगे सर थर्ड फॉर्म की झंझट तो खत्म ही कर दी जाने, जी आ जाए, आ तो बिल्कुल आ तो लाओ, है ना। द मैच सिंगुलर है तो हैज, थर्ड फॉर्म से पहले बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म बॉर्न, आगे आप लिख देते हैं वाई, और दे का क्या हो जाएगा, देन, खत्म। बाकी के बनाओ आप, लपेटो, ठीक है। आगे देखो, पास्ट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट है आपका ये। अफर्मेटिव में यहाँ सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, एक वचन हो चाहे बहुवचन, ठीक है। हिंदी में एक वचन को और बहुवचन को बड़ा रट्टो रहता है। आंसू, बताओ एक वचन है कि बहुवचन, पूछ ले तो है ना। आंसू, आंसू के अलावा आपसे पूछ ले को दर्शन, क्या पूछ ले को, दर्शन। दर्शन के अलावा पूछ ले तो प्राण, क्या पूछ ले तो प्राण। इसके अलावा हस्ताक्षर, और जिनसे पूछोगे जो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब एक बात बताओ, तुम सेंटेंस यूज कर लो, मेरे आंसू निकल रहे हैं, तो प्लूरल हो के नहीं। मैंने दर्शन कर लो के कर लिए हैं, तो आप कहेंगे कर लिए हैं, तो प्लूरल। बाकी प्राण निकल गए, प्लूरल। उसने हस्ताक्षर कर दो के कर दिए, तो का है, प्लूरल, ठीक है। तो ये आपका प्लूरल है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। काम वही करना हो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, और यहाँ आपको एक और चीज़ लिख लेनी है, आई है तो इसके साथ में वॉच। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और प्लूरल है तो वर। बाकी बाद सेकंड फॉर्म में ले हो, थर्ड फॉर्म में अदर वर्ड अंदर ही आ जाएंगे, और बाई के बाद में सब्जेक्टिव केस। चलो तो बनाओ, द हंटर शॉट अ लॉयन, ठीक है। शूट, शॉट, शॉट ये होती हैं। तो देखो ये सेकंड फॉर्म है। वैसे भी हंटर सिंगुलर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो एस लगा होता, है ना। दिमाग लगा भी बात कर रहा हूँ, जाम में लगा दी हूँ, शॉर्ट्स लिख दिए मैं। सेकंड फॉर्म है, गाले दे देखो मास्टर जिल। सबसे पहले क्या लिखोगे, अ लॉयन, क्या लिखोगे, अ लॉयन। सिंगुलर है तो आप लिख दोगे वॉच, थर्ड फॉर्म यही हो जाएगा आपका शॉट। उसके बाद आप लिखोगे वाई, आगे लिख देंगे द हंटर। यानी कि जो शिकारी था उसने एक शेर को गोली से उड़ा दिया, और यानी कि एक लॉयन को शिकारी के द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। ही प्लग्ड द फ्लावर्स, खासकर ईडीवाई फॉर्म देख लियो, ये रेगुलर वर्ब है, सेकंड फॉर्म भी होगी, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ही प्लग्ड द फ्लावर्स, उसने पुष्पों को तोड़ा, ठीक है। तो सॉफ्ट चीजें तोड़ रहे हैं, प्लग। कब कहूँ तुम वायदे करते होंगे कि हम तारे तोड़ लाएंगे, है ना। तो जिन्हें तोड़वे का तो प्लग, क्योंकि हड्डी फड्डी ने तोड़वे का तो आपको पता है ब्रेक। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द फ्लावर्स, प्लूरल है तो क्या लिख दोगे वर, थर्ड फॉर्म लिख दो प्लग्ड, और वाई ही का हो जाएगा दादा है। कोई दिक्कत है तो बताओ। पुष्प उसके द्वारा तोड़े गए। सी रोट अ लेटर, तो क्या लिख दोगे, अ लेटर वॉज रिटर्न, याद है होगी अब तो, बाय हर, ठीक है। यानी कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। आप कहेंगे ये कहाँ से आएगा, तो ये सेंटेंस गलत है जाओ, अगर ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ ए देखो, ठीक है। मिस टाइप है जाते कहूँ नॉट आ जाएगी, यानी कि जहाँ आपको ध्यान रखना है, डेड आ जाएगी तो डेड की जगह पे बोझ बारी लगानी है, और डेड हटा देनी है। डेड क्या करेंगे, हटा देंगे। सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, अब नौमा सोच लियो कि जहाँ में तो द पुअर लिख रही है, मैन हूँ सिंगुलर ना हूँ ना, ये बात ध्यान रखियो, नहीं गाल पे चटका देंगे हम तुम्हारे पे। सबसे पहले आप लिखेंगे द पुअर मैन, केवल द पुअर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डेड हटाओ, क्या लगाओगे, आप कहेंगे सर बोझ, क्योंकि एक वचन है द पुअर मैन। और नॉट को का देखो, नॉट
और हेल्प की थर्ड फॉर्म का आ जाएगी हेल्प्ड, आगे लिख देंगे वाई और सी को आ जाएगा हर। ठीक है, यानी कि गरीब व्यक्ति की उसके द्वारा मदद नहीं की गई। जैसे डू और डज जहाँ दिख रहे हो वहाँ तुम ये जयमाल लगाए रहे, जहाँ तुम्हें ध्यान रखना हो कि जहाँ डेट देख के मिले वहीं बॉज या बर का प्रयोग कर देना है। आपको किसका प्रयोग कर देना है, बॉज या बर का। ठीक है, आई डिड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे बनाओ, यानी कि मैंने इस प्रश्न को कल हल नहीं किया, तो आप क्या कहोगे, दिस क्वेश्चन, यह प्रश्न, बॉज लिख दोगे, डेट की जगह पे बॉज हटा दोगे, आगे हो जाएगा आपका नॉट, थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे सॉल्व, आगे हो जाएगा यस्टरडे, यस्टरडे बाय मी। ठीक है भाई, यानी कि इस प्रश्न को कल मेरे द्वारा हल नहीं किया गया। नीचे बनाओ आप ये वाला, दे डिड नॉट राइट सच लेटर्स। ठीक है, अब डेड आगे आ जाए, ये लगातार पूछे गए क्वेश्चन है, तो डेड हटेगी, तुम्हें पता ही है कौन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करोगे। तो डेड हटाओ और लेटर के अकॉर्डिंग बॉज लगाओ, बॉज अ लेटर। ठीक है, डेड हट गई, नोट का क्या हो जाएगा नोट। ठीक है, थर्ड फॉर्म आपको पता ही है रिटर्न, बाकी बात बाय, यू का यू। बताओ कॉन्सेप्ट बनने हैं कि ना बनने, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगला देखो, डिड यू सी हिम यस्टरडे, यानी कि क्या तुमने कल उसे देखा, तो देखो डेड आ जाए, सबसे पहले आप डेड की जगह पर हिम के अकॉर्डिंग लिख देंगे वॉच, क्योंकि हिम का क्या होगा ही, डे के अकॉर्डिंग लिखोगे ना, डेड हटा दोगे, थर्ड फॉर्म लिख दो सीन और यस्टरडे। ठीक है, बाय यू, क्या उसे कल आपके द्वारा देखा गया। जाओ क्वेश्चन, तुम इस क्वेश्चन का आंसर खुद बनाओ, डिड ही नॉट टेल यू, बनाओ इसका, क्या उसने तुम्हें कल नहीं बताया, तो क्या तुम्हें कल उसके द्वारा नहीं बताया गया। थोड़ा सा आपकी रंग हम थोड़ा सा चेंज करेंगे भाई, लाओ जा भाई थे खेलें, लाल भाई थे खतरा भाई थे। ये देखो व्हाट मेड यू हैप्पी, तो आपने पढ़ाई है व्हाट, आप यहाँ देखें तो उसके बाद में क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर मैन वर्ब, तो व्हाट सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे वाई व्हाट। उसके अलावा आप बर, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग, और यू थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका मेड, आगे लिख देंगे आप हैप्पी। पीछे पढ़ा दिया है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वहीं से आप बना लेना ये बाकी के। ठीक है, आगे देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ हम जे एम आर के संग आईएनजी देख रहे हैं, जहाँ बॉज बार के साथ हमें क्या देखने को मिलेगा आईएनजी, तो यहाँ बॉज बार है ऑब्जेक्ट के हिसाब से वहीं लिख देंगे, और आईएनजी को आप ले जाओगे किस में, बीइंग में, खत्म कहानी। जैसे देखो जब हम लिखे हुए हैं, कोई चाहो तो लिख सकते हैं, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ क्रिकेट, यहाँ बना देते हैं, क्या लिखोगे क्रिकेट, सिंगुलर है तो आप लिख देंगे वॉज, अब आईएनजी का क्या बताओ दादा, तुम कहेंगे बीइंग सर, थर्ड फॉर्म लिख दो यहाँ प्लेड, आगे लिख दो वाई, ए का क्या हो जाएगा है। ठीक है, यानी कि क्रिकेट उसके द्वारा खेली जा रही थी, खत्म कहानी। चलो बनाओ ये, राहुल वॉज रीडिंग माई बुक, राहुल मेरी किताब पढ़ रहा था, तो आप क्या कहोगे, मेरी किताब राहुल के द्वारा पढ़ी जा रही थी, क्योंकि हम तो बेकार है कि पढ़ ही ना सकत है भी, तो माई बुक वॉज, आईएनजी को ले जाओगे बीइंग में, थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे रेड, आगे आप लिख देंगे वाई राहुल, खत्म कहानी। आई वॉज नॉट एब्यूजिंग यू, तो नॉट जहाँ लिख रहा हूँ वहीं लिखो देखो, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर यू, यू के अकॉर्डिंग वर, क्या लिखोगे वर, नॉट को नॉट, आईएनजी नहीं टूटनी चाहिए कौन के साथ में, बीइंग यानी कि थर्ड फॉर्म के साथ में, थर्ड फॉर्म लिख दो एब्यूज बाय मी। ठीक है, और ये बाकी के बनाई हो तुम तो करेंगे खचू, नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट ये बहुत आसान है, जहाँ ऐड लिख रही हो वहीं की वहीं लिखी रहती है, जाते कोई छेड़खानी मत करियो, बस थर्ड फॉर्म में रखियो कौन के संग, बीन के संग, कौन के संग, बीन के संग। जैसे देखो आई हैड सेंट अ लेटर टू यू, तो जब टू यू तो मत बनाइए, बस ये ध्यान रखियो, क्योंकि ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, गड़बड़ी है जाएगी रे बाबा। ठीक है, तो आप लिखेंगे अ लेटर। ठीक है भैया, अब हेड को का रहेगा, आप कहेंगे सर हेड जब वो बार टुल्ला ना है, ट्रेविस हेड ताने हमने 19 तारीख को बहुत बड़ी समस्या दी, ध्यान है तो मैं क्या भूल गए, तो सबसे पहले लिखोगे अ लेटर, और हेड को का रहेगा हेड, थर्ड फॉर्म से पहले तुम्हें याद है जानी चाहिए क्या, आप कहेंगे सर बीन, आगे सेंट थर्ड फॉर्म ही है, और आगे लिख दो टू यू, अंदर ही आ जाएगा ये, और वाई आई का क्या हो जाएगा मी। एक पत्र तुम्हें मेरे द्वारा लिखा गया,
था या लिखा जा चुका था। बाकी क्वेश्चन ये लगा के देख लियो। द स्टूडेंट हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, तो देयर वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, बाकी ये बना लेना। ये फ्यूचर इंडेफिनिट देखो, आई और बी के संग सेल और अन्य सबन के संग विल। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में थर्ड फॉर्म और बीइंग है दोनों ने एक संग रख रहे, यानी कि बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हैज और हैव और हैड ही, तो हमें ध्यान रखना हो कि थर्ड फॉर्म से पहले बीन। तो जहाँ हमें सेल बिल दे के मिल जाए, कैन कुड दे के मिल जाए, शुड दे के मिल जाए, शुल्ड नहीं बेटा कुड और शुड, ठीक है, कहूँ शुल्ड पढ़े दे, मैं कहूँ कुल्ड पढ़े दे, मैं कहूँ बुल्ड पढ़े दे, मैं ऐसा नहीं। शुड कुड बुड दे के भी मिले या सेल बिल दे के मिले, जितने भी मॉडल्स हैं थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाए के नहीं और थर्ड फॉर्म लिख दिए, बस इतना सा काम करना है। बस आई और बी के संग सेल और सबन के संग बिल। तो देखो बनाए के नहीं, सब्जेक्ट देखो सेल या बिल देगा, आई और बी के संग आपको ध्यान रखना है काय को प्रयोग करना हो तो हमें सेल को, और बाकी के सबन के संग बिल को। तो बनाना क्या इसका, तो आप कहेंगे सर पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है भैया, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, वे सभी दुकानों को बंद करेंगे। ऐसा क्या हो गया भैया, तो हम कहेंगे सर हम लिखेंगे ऑल द शॉप्स, अब यहाँ लिख देंगे बिल। थर्ड फॉर्म से पहले आपने कहा कि सर बी है ना, और थर्ड फॉर्म का आ जाएगी क्लोज्ड, और वाई ये तो हमें रटेगो देखो जल दे दें, खत्म कहानी। यानी कि सभी दुकानें उनके द्वारा बंद की जाएंगी। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। क्यों नहीं करनी चाहिए, तो मैं भी भाई मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कमेंट करते रहो बस, ना लाइक करो ना शेयर ना डाउनलोड। आई के साथ में आपने पढ़ा है सर हम लिखते हैं सेल, और थर्ड फॉर्म से पहले बी और जल्द थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्प दो, और बाकी बाद में वाई और ही को तो हमें पता ही है जिल हिम। ठीक है भैया, ऐसे ये बना के देख लियो, तो कोई दिक्कत आए तो हम बैठे हैं यहाँ। सी विल नॉट प्ले द चेस, यानी कि वह चेस नहीं खेलेगी शतरंज, तो आप क्या कहोगे शतरंज उसके द्वारा नहीं खेला जाएगा। द चेस विल नॉट बी प्लेड बाय हर, ऐसे ही नीचे वाला बना लो। ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये आपने पढ़ाई है, बिल हैव और सेल हैव देखो नॉट इन दोनों के बीच में ही आवेगी, बिल सेल आगे ही आवेगी, ये लिख रहे हैं दो एग्जाम्पल। तो बनाओ चलो, लपेटो फटाफट, टाइम खत्म नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि ही विल हैव क्लीन्ड द रूम, वह कमरे को साफ कर चुका होगा, तो कमरा उसके द्वारा साफ किया जा चुका होगा। द रूम, आगे आप लिख देंगे विल हैव, आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा हुआ कि हैज हैव हैड दे रखो हुए, थर्ड फॉर्म से पहले चिपका देंगे फेविकॉल ते बीन। ठीक है भैया, आगे लिख देंगे हम का क्लीन्ड, और आपको पता ही है वाई ही को कहा जाओ हेम। विल हैव सेल हैव हैज हैव हैड अचू देवे बीन और थर्ड फॉर्म संग रहेगी, ध्यान रखोगे। आप कहेंगे बिल्कुल कतई तरीका से याद रहेगा। वी सेल हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, चुके होंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द मैच, उसके अनुसार आप लिख देंगे बिल, आगे आप लिख देंगे हैव, और थर्ड फॉर्म से पहले तो हम आप सौगंध खा चुके हैं, लगाएंगे बीन, थर्ड फॉर्म दही है लपेट दू बॉन, आगे वाई, क्या लिख दोगे आस। ये कमेंट में आप सेंड करो, और नए वाक्य का हम बता देते हैं तुम्हें। पैसिव वॉइस इंपरेटिव पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है भैया। कहो कोई समस्या नहीं आवेगी, बस पूरी सीरीज देखो, बाकी को काम हम आओ है, ना लाइक करो ना शेयर ना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हरीश क्लासेज। थैंक यू एवरीवन।